हेलो फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट की फर्स्ट पोएम डेस्कटॉप सुनो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अगर आप इस पोएम की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके ऐसा कर सकते हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी इस पोएम की हिंदी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। आइए करते हैं इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स। हाउ टच द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट नेचर को कैसे प्रेजेंट करते हैं यह आपको बताना है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज एन अमेरिकन रोमांटिक पोइट, एक अमेरिकन रोमांटिक पोइट हैं। ही यूज्ड नेचुरल थिंग्स टू प्रेजेंट हिज व्यूज। उन्होंने नेचुरल थिंग्स को हमेशा यूज किया है अपने व्यूज को, अपने थॉट्स को एक्सप्लेन करने के लिए। इन दिस पोएम द पोइट प्रेजेंट्स अ नेचुरल सेटिंग। इस पोएम की जो सेटिंग है वह भी बिल्कुल नेचुरल है। नेचुरल फिनोमिना में इस पोएम को सेट किया गया है। वी फाइंड अ हेमलॉक ट्री, अ क्रो एंड अ स्नो फॉलिंग सीन। इस पोएम में यदि हम देखें तो नेचुरल थिंग्स के तौर पर आपको हेमलॉक ट्री, क्रो और स्नो फॉलिंग का सीन मिलता है। दीज थिंग्स आर द सिंबल्स ऑफ पोएट्स सैड माइंड, नेगेटिव थॉट्स एंड इनर्शिया रेस्पेक्टिवली। ये सभी चीजें, जैसे हेमलॉक ट्री पोएट के सैड माइंड का सिंबल है, क्रो नेगेटिव थॉट्स का, बैड इविल्स का सिंबल है, और जो स्नो फॉलिंग सीन है वह इनर्शिया मतलब अकर्मण्यता या जड़ता का सिंबल है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है? पोएम का नाम भी डस्ट ऑफ स्नो है, तो डस्ट ऑफ स्नो किस चीज को रेफर करता है? डस्ट ऑफ स्नो रेफर्स टू द टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो। जो डस्ट ऑफ स्नो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को रेफर करता है, छोटे छोटे कण। दीज पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल एज डस्ट। और ये जो पार्टिकल्स हैं ये बहुत छोटे छोटे हैं, डस्ट के जैसे कण होते हैं, ऐसे ही ये स्नो के पार्टिकल्स हैं। वेयर वॉज द पोएट। पोएट कहाँ था? एंड व्हाट हैपेंड टू हिम। और उसके साथ क्या घटित हुआ? या फिर व्हाट हैड चेंज्ड द मूड ऑफ द पोएट। पोएट का मूड कैसे चेंज हुआ? किस चीज ने उसके मूड को चेंज कर दिया? क्या वह चीज थी जिससे उसके मूड में बदलाव आया? या फिर एक्सप्लेन द सेटिंग ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो पोएम की सेटिंग कैसे है, कहां पे हुई है, यह आपने एक्सप्लेन करना है। द पोएट वॉज स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री। ही वॉज वेरी सैड। पोएट एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा है, वहां पे खड़ा हुआ है, वॉज स्टैंडिंग। ही वॉज वेरी सैड, बहुत उदास है। इट वॉज कोल्ड एंड स्नो वॉज फॉलिंग। ठंड है और जो स्नो है वह फॉल हो रही है, गिर रही है। अ क्रो वॉज सिटिंग ऑन द सेम ट्री। उसी हेमलॉक ट्री पर जिसके नीचे पोएट खड़ा हुआ है, उसी हेमलॉक ट्री के ऊपर एक क्रो बैठा हुआ है। He shook down the particles of snow on the poet. वह पोएट के ऊपर जो स्नो के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, कण हैं, उनको गिरा देता है। This action changed the mood of the poet. और ये जो घटना होती है, पार्टिकल्स ऑफ स्नो जब पोएट के ऊपर गिरते हैं तो इससे पोएट का मूड चेंज हो जाता है। What are the birds' names?
जनरली यूज्ड इन पोएम्स। जब भी आप कोई पोएम देखते होंगे, अगर उसमें किसी बर्ड का नेम है तो आपको उस बर्ड से लगाव होता होगा या उस बर्ड का नाम आपने पोएम्स में देखा होगा। तो आपने उन बर्ड्स के नाम बताने हैं जिनको पोएम में पोएट अक्सर यूज करते हैं। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, डू यू थिंक अ क्रो इज ऑफन मेंशन्ड इन पोएम्स। क्या आप सोचते हैं कि कभी क्रो को भी पोएम में मेंशन किया गया हो, क्रो के बारे में बताया हो। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। बर्ड्स लाइक स्पैरो, नाइटिंगेल, पीकॉक आर यूज्ड मोर देन अदर बर्ड्स इन पोएम्स। पोएम्स में आपको अगर किस बर्ड्स मिलेंगे तो स्पैरो मिल सकती है, नाइटिंगेल मिल सकती है, या फिर पीकॉक का यूज किया जा सकता है। अ क्रो इज नॉट ऑफन मेंशन्ड इन पोएम्स, लेकिन क्रो का अगर हम बात करें क्रो की, तो क्रो को तो यूज नहीं किया जाता, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड द सिंबल ऑफ इल ओमेन, क्योंकि इसे अशुभ संकेत माना जाता है। क्रो को अशुभता का प्रतीक माना जाता है, सिंबल माना जाता है। हेयर इन दिस पोएम द क्रो इज यूज्ड टू इंडिकेट नेगेटिविटी। और इस पोएम में पोएट ने क्रो का यूज नेगेटिविटी को इंडिकेट करने के लिए किया है। सो द यूज ऑफ क्रो इन दिस पोएम इज वेरी एप्रोप्रिएट, बहुत सुटेबल है, बहुत एप्ट है। व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री। एक हेमलॉक ट्री क्या होता है ये बताना है। वाई डजंट द पोएट राइट अबाउट अ मोर ब्यूटिफुल ट्री सच एज अ मैपल। मैपल एक छाया वाला वृक्ष होता है। एन ऑक और अ पाइन। ऑक ब्लूथ का वृक्ष या फिर पाइन चीड़ के वृक्ष का प्रयोग इसमें क्यों नहीं करता, एक हेमलॉक ट्री का ही यूज क्यों करता है। हेमलॉक इज अ पॉइजनस ट्री। हेमलॉक एक जहरीला पौधा होता है, धतूरे का पेड़ जिसे कहते हैं। इट इज कंसिडर्ड वेरी बैड। इसको बहुत बुरा समझा जाता है। हियर द पोएट वॉन्ट्स टू एक्सप्लेन द स्टेट ऑफ इट्स सैड माइंड। यहां पर तो पोएट अपने मन की उदासी दिखाना चाहता है कि उसकी मन की अवस्था कैसी है, उसका माइंड जो है वह उदास है। टू शो नेगेटिविटी एंड सैडनेस। नेगेटिविटी को और सैडनेस को शो करने के लिए द पोएट डज नॉट यूज अ मोर ब्यूटिफुल ट्री सच एज अ मैपल एंड ओक और अ पाइन। तो पोएट इन सुंदर वृक्ष जो हैं, जो ट्रीज हैं, ये इनका प्रयोग नहीं करता, जैसे मैपल, ओक या पाइन का, क्योंकि उसे नेगेटिविटी और सैडनेस दिखानी है और उसके लिए हेमलॉक ट्री बिल्कुल सही है। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द सिंबल्स यूज्ड इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो में कुछ सिंबल्स का यूज किया गया है, उन सिंबल्स के बारे में बताना है। या फिर व्हाट डू द क्रो, हेमलॉक ट्री एंड डस्ट ऑफ स्नो स्टैंड फॉर। इसमें क्रो का, हेमलॉक ट्री का और डस्ट ऑफ स्नो का यूज है। तो ये तीनों चीजें किसके लिए स्टैंड करती हैं, किसके सिंबल के तौर पर इनको प्रयोग किया गया है। हियर द हेमलॉक ट्री स्टैंड्स फॉर पोएट्स सैड माइंड। पोएट के सैड माइंड की बात करें तो उसके लिए हेमलॉक ट्री का प्रयोग हुआ है। वाइल द क्रो फॉर नेगेटिव थॉट्स। अगर नेगेटिव थॉट्स की बात करें तो उसके लिए क्रो का प्रयोग हुआ है, नेगेटिव थॉट्स एंड इविल का। डस्ट ऑफ स्नो इज द सिंबल ऑफ इनर्सिया। इनर्सिया होती है आकर्मण्यता, जड़ता। आकर्मण्यता, इनर्सिया की अगर हम बात करें तो उसके लिए डस्ट ऑफ स्नो का प्रयोग किया गया है। तो पोएट के सैड माइंड के लिए हेमलॉक ट्री, नेगेटिव थॉट्स एंड इविल के लिए क्रो का प्रयोग, और डस्ट ऑफ स्नो इनर्सिया का सिंबल है। वेयर वॉज द क्रो सिटिंग। What does it shake on the poet? क्रो कहाँ पे बैठा हुआ है और वह पोएट के ऊपर क्या चीज गिराता है, क्या चीज हिलाता है जिसकी वजह से उसके ऊपर कुछ गिरता है। द क्रो वॉज सिटिंग ऑन द हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा हुआ है। द पोएट वॉज स्टैंडिंग अंडर द सेम ट्री। और पोएट उसी पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है। द क्रो शुक डाउन द पार्टिकल्स ऑफ स्नो ऑन द पोएट। पोएट के ऊपर
स्नो के पार्टिकल्स क्रो गिराता है। जब वह अपने पंखों को फड़फड़ाता है तो उसके पंखों के ऊपर या पेड़ के जो पत्ते हैं उनके ऊपर जो स्नो फॉलिंग हो रही है वह पोइट के ऊपर आकर के गिरती है। हाउ डज द पोइट फील इन द एंड ऑफ द पोयम? पोयम के एंड में पोइट कैसा फील करता है ये बताना है। द पोइट फेल्ट दैट ही हैड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे। जब पोयम का एंड होता है तो उसमें पोइट ऐसा महसूस करता है कि उसने अपने दिन का कुछ पार्ट सेव कर लिया है। ही रिग्रेटेड, वह रिग्रेट करता है, पछतावा करता है, रिपेंट करता है ऑन हिज स्पेंट डे, जो दिन उसने बिता लिया था उसके ऊपर उसे अफसोस है। एंड थॉट टू यूटिलाइज हिज रेस्ट पार्ट ऑफ द डे, और वह जो उसका बचा हुआ दिन का हिस्सा है, दिन का समय है, उसे वह यूटिलाइज करना चाहता है। आइए करते हैं लास्ट क्वेश्चन। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना शेयर करना मत भूलिए। राइट डाउन द थीम ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो पोएम की थीम लिखनी है। इसकी क्या थीम है ये बताना है। डस्ट ऑफ स्नो इज अ सिंपल एंड शॉर्ट पोएम। सबसे पहले तो सिंपल पोएम और बहुत शॉर्ट पोएम है। इट हैज अ डीपर मीनिंग, लेकिन इसका मीनिंग बहुत ही गहरा है। इसका डीपर मीनिंग है। इन दिस पोएम द पोएट वॉज स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री। पोएट एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा हुआ है। इन सैड मूड, उसका मूड उदास है। इट वॉज कोल्ड एंड स्नो वॉज फॉलिंग। मौसम ठंडा है, स्नोफॉल हो रही है। अ क्रो वॉज सिटिंग ऑन द सेम ट्री। एक क्रो उसी पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है। ही शुक ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ स्नो ऑन द पोएट। पोएट के ऊपर वह जो स्नोफॉल थी उसके पंखों के ऊपर थी और पेड़ के ऊपर भी थी। तो जब अपने पंखों को फड़फड़ाता है तब वह स्नो पोएट के ऊपर गिरती है। तो क्रो अपने पंखों को फड़फड़ाकर फ्लैप करके पोएट के ऊपर पार्टिकल्स ऑफ स्नो गिराता है। दिस एक्शन चेंज्ड द पोएट्स मूड। यह एक्शन पोएट के मूड को चेंज कर देता है। एंड ही रियलाइज्ड दैट ही हैड वेस्टेड अ पार्ट ऑफ हिज डे। और उसे महसूस होता है कि उसने अपने दिन का कुछ हिस्सा वेस्ट कर दिया है। दिस इंसिडेंट मेड द पोएट टू यूटिलाइज द रेस्ट पार्ट ऑफ द डे। और ये इंसिडेंट पोएट को महसूस कराती है कि अब उसे अपने दिन के बचे हुए समय को यूटिलाइज करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना मत भूलिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।